और आप ये देख सकते हैं तस्वीरें, विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को लेकर ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है, जहां प्रधानमंत्री इंडो पैसिफिक में शांति और सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा के लिहाज से इस दौरे को एक नए अध्याय के तौर पर देखा जा रहा है, जहां एशिया की ताकत साथ साथ दिखाई देगी। टोक्यो से दिल्ली तक रिश्तों की ये नई परिभाषा गढ़ी जाएगी। 2 दिवसीय जापान का दौरा है प्रधानमंत्री का। भारत जापान संबंधों को अगर आंकने की कोशिश करें तो पुराने साझेदार हैं, दशकों पुराने, लेकिन प्राथमिकताएं नई हैं, साझा हित नए हैं, कई सनराइजिंग सेक्टर्स हैं नए हैं जहां पर निवेश होना है। और प्रधानमंत्री का ये जापान दौरा विकास को कैसे नई दिशा और नए आयाम देगा, ये देखना होगा। साथ ही साथ विश्वास और विकास की इस कहानी को किन क्षेत्रों से होकर भारत और जापान एक नया अध्याय लिखेंगे, ये भी देखना होगा। प्रधानमंत्री का जापान दौरा रणनीति और सहयोग का एक नया चैप्टर शुरू करेगा इन दोनों देशों के रिश्तों को लेकर, जहां पर सॉफ्ट पावर को भी हम देख पा रहे हैं, क्योंकि पीपल टू पीपल कांटेक्ट और जो संस्कृति है दोनों देशों की, उसमें सद्भाव, आत्मीयता और आध्यात्म, ये सब दशकों पुराना है। साथ ही टोक्यो की इस यात्रा से एशियाई साझेदारी का एक नया स्वरूप हम वैश्विक पटल पर देख पाएंगे। उस वैश्विक पटल पर जिसमें प्रधानमंत्री कई अलग अलग मंचों से कह चुके हैं कि 21वीं सदी एशियाई युग है और ऐसे में लुक ईस्ट के लिहाज से तमाम देशों को मिलकर साथ आना है। दोनों देशों की दोस्ती की नई उड़ान है और टोक्यो में भारत की ये नई ताकत हम देखेंगे, जहां विशेष तौर पर रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी पर समीक्षा की जाएगी। दोनों देशों ने अपने सहयोग को और अधिक गहरा करने के लिए और साथ ही साथ जो उभरते हुए क्षेत्र हैं उसमें कैसे बिजनेस टू बिजनेस और पीपल टू पीपल कांटेक्ट के जरिए इन्हें मजबूत करने के लिहाज से साझा हितों को और राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि मानकर दोनों देश कई आयामों पर चर्चा करने वाले हैं। और साफ तौर पर हमें यह भी समझना होगा कि भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के अपने 10वें वर्ष में है। उस लिहाज से ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। हम जानते हैं कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें भारत और जापान की साझेदारी अपने आप में बहुत मजबूत है और इसे अब एक नए विस्तारीकरण और एक नए आयाम के साथ अलग चरणबद्ध तरीके से आगे ले जाने की जरूरत है, जिसमें हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर, हम बात कर रहे हैं डिफेंस, हम यहाँ बात करें गेमिंग एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि और ऑटोमोबाइल्स, ऐसे ये तमाम वो सनराइजिंग सेक्टर्स हैं जिनके सकारात्मक सूचक के लिहाज से हम आर्थिक व्यवस्था को और मजबूत सुदृढ़ बनाने की बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है ये कुछ इसी तरह के अध्याय लिखता हुआ नजर आएगा। तो कैसे वित्तीय और तकनीकी सहयोग यानी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इसको लेकर हमेशा प्रधानमंत्री कई मंचों से कह चुके हैं कि वो हिचक अब दूर हो चुकी है। ये तकनीकी समझ कैसे अब तब्दील हुई है तकनीकी लेन देन में, यानी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो है वो अब आसान हुआ है और वो आसान हुआ ताकि वो समाधान के तौर पर जो विकसित हो रहे देश हैं उनके लिए उनके कई ऐसे सवाल हैं उनका जवाब बन पाए। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की अगर बात की जाए तो रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा और क्वाड जिसकी परिकल्पना ही जापान और भारत की मजबूत रिश्तों ने रखी, ऐसा स्तंभ जिसमें हम इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मुखरता से शांति के अग्रदूत बनकर कैसे आगे जाएंगे, उस लिहाज से क्वाड बेहद जरूरी है, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की एक सक्रिय भूमिका हम आने वाले सालों में देखेंगे। इंडस्ट्रियल सहयोग की अगर हम बात करते हैं, कैसे बुलेट ट्रेन की तकनीक, शहरी विकास मॉडल का अध्ययन, क्या कुछ भारत सीख सकता है, क्या कुछ ले सकता है जापान भारत से, क्योंकि जब हम आज के इस आधुनिक युग की बात करते हैं तो दोनों ही देशों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है, विन विन सिचुएशन है। और इसीलिए जापान के क्योटो को वाराणसी की अगर हम बात की जाए, बनारस की हम बात करते हैं, उन दोनों को सिस्टर सिटीज कहा जाता है। इसलिए बनारस के घाटों का जब हमने उद्धार किया, जिस तरह से जीर्णोद्वार किया गया, वो क्योटो के तर्ज पर किया गया था 2014 में, अगर आपको याद हो, जब शिंजो आबे की जो दोस्ती है प्रधानमंत्री के साथ, जिसमें लगातार दोनों ही नेताओं की ऊष्मता ने दोनों देशों के रिश्तों को बहुत प्रगाढ़ता से आगे लेकर
प्रधानमंत्री गए। ऐसे में क्योटो वाराणसी कनेक्शन मैंने आपको बताया, वहीं स्मार्ट सिटी और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर लगातार दोनों देश काम कर रहे हैं। और 2017 बहुत ऐतिहासिक क्षण रहा था दोनों देशों के लिए। क्यों? क्योंकि शिंजो आबे के साथ मिलकर अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया। वो बुलेट ट्रेन जो सपना है, और वो बुलेट ट्रेन को कैसे दोनों देशों की उस आर्थिक और समसामयिक प्रगति को हम उस ट्रैक पर दौड़ते हुए देखेंगे। अजय मिश्र इस वक्त जुड़ गए हमारे संवाददाता टोक्यो से। अजय, भारत और जापान यानी दिल्ली से टोक्यो का ये जो ऐतिहासिक सफर है, अपने आप में जिन क्षेत्रों का मैंने जिक्र किया, उस लिहाज से प्रधानमंत्री इस 2 दिवसीय दौरे में इन तमाम क्षेत्रों में नया अध्याय लिखते हुए जापान के साथ। चल आपने बिल्कुल सही कहा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस वक्त जापान पहुंचना बहुत ही इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है क्योंकि जो पूरी दुनिया में इस वक्त माहौल है, जिसमें संरक्षणवाद इस वक्त चरम पर है, पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है कि इकोनॉमी को लेकर के अलग अलग देश अपने अपने स्तर पर क्या कुछ कर सकते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री जापान पहुंचे हैं और जापान के साथ जो द्विपक्षीय वार्ता होनी है उसमें इन सभी जो तथ्यों की समीक्षा की जाएगी कि दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं उनको कैसे और बेहतर बनाया जाए, दोनों देशों के बीच जो कारोबारी संबंध है उनको और कैसे मजबूती प्रदान की जाए। साथ ही साथ ये भी कि जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है उसमें शांति और स्थिरता के लिए ये दोनों ही जो देश हैं वो क्या कुछ बड़े कदम उठा सकते हैं, उस पर भी लोगों की निगाहें रहेंगी। तो जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उस पर तो निगाहें रहेंगी, लेकिन वैश्विक परिदृश्य में भी इस विजिट को काफी अहम माना जा रहा है। अजय, आपने बहुत अहम बात की कि किस तरह से हम बिजनेस टू बिजनेस और पीपल टू पीपल कांटेक्ट इन दोनों को साथ लेकर चलेंगे। लेकिन जिस तरह का इस वक्त वैश्विक परिप्रेक्ष्य और जिस दौरान ये दौरा हो रहा है उसमें दोनों ही देशों के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड, एक विन विन सिचुएशन, और खास तौर पर जिस सांस्कृतिक जुड़ाव की हम बात करते हैं दोनों देशों में, उसमें सॉफ्ट पावर का भी एक मजबूत और मुफीद उदाहरण ये दौरा। आपने बिल्कुल सही कहा। और अगर आप देखें तो इस पूरे दौरे को आप 3 प्रमुख सेक्टर्स में बांट करके देख सकते हैं। पहला तो ये कि भारत और जापान के बीच में जो द्विपक्षीय वार्ता होनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों देशों के रिश्तों के लिहाज से, जिसमें कई सारे क्षेत्र हैं जिसका आपने भी जिक्र किया कि उसकी समीक्षा की जाएगी। उसमें नए सेक्टर्स में कैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाए, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर एक प्रमुख रणनीतिक क्षेत्र के रूप में सामने आ सकते हैं। पीपल टू पीपल कनेक्ट को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए बातचीत हो सकती है। दोनों देश इस बात पर बातचीत कर सकते हैं कि कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्पेस के सेक्टर में एक दूसरे को और मदद की जाए और कैसे इस रिश्ते को और बेहतर बनाया जाए। दूसरा जो आपने सॉफ्टवेयर बात की इस पूरे दौरे का एक सॉफ्टवेयर साइड ये है कि दोनों ही जो महाशक्तियां हैं वो उनको यहाँ का जो बुद्धिज्म है वो जोड़ता है। और ऐसा माना जाता है कि जो बुद्धिज्म है जापान में वो भारत से ही आया। और आज एक बहुत ही स्पेशल गिफ्ट भी प्रधानमंत्री को दिया जाने वाला है, डारोमा डॉल, जो कि यहाँ पे जापान का एक बहुत ही आकर्षक तोहफा माना जाता है। और ये माना जाता है कि ये गुड लक के लिए दिया जाता है किसी को भी। और और ये भी कहा जाता है कि ये जो तोहफा है वो बहुत इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है क्योंकि इस तोहफे को आप इस रूप में देते हैं कि आपकी दोस्ती लगातार बनी रहे और जो रिश्ते हैं और भी बेहतर हों। इसके साथ ही जो स्काई टावर यहाँ का है टोक्यो का, उसको पहली बार तिरंगे में अगर आप कहें तो तिरंगे से पूरा सजाया जाएगा। तो भारत और जापान के बीच की जो दोस्ती है वो उसको एक नई परिभाषा देने के लिए ये जो दौरा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉफ्टवेयर साइड भी इस दौरे के हैं। जो द्विपक्षीय वार्ता है उसको आप कह सकते हैं कि उसमें ठोस वार्ता या ठोस तथ्यों पर सभी की निगाहें रहेंगी। और तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि जब प्रधानमंत्री जब भी टोक्यो आते हैं तो जापान की राजधानी से बाहर किसी शहर में जाते हैं। इस बार सेंडाई की यात्रा पर रहेंगे जहां वो बुलेट ट्रेन के माध्यम से वहां पर जाएंगे और सेमीकंडक्टर जो सेक्टर है उसको रिव्यू करेंगे और वहां पर एक संयंत्र है उसका भी अवलोकन करेंगे। अजय, जापानी भाषा में कहावत है नाना क्वारबी याओकी, यानी कि अगर आप 7 बार गिरे हैं तो 8 बार उठिए और उन चुनौतियों को पार पाते हुए आगे बढ़िए। और इसी तरह की आर्थिक चुनौतियों से जापान ने भी निपटा और भारत ने, इसीलिए एबेनॉमिक्स और मोदीनॉमिक्स को इकट्ठे एक ही तराजू में लगातार लोग तोलते आए।
किस तरह से जो प्रमुख आर्थिक फैसले रहे दोनों देशों के बीच वो युगांतकारी और क्रांतिकारी साबित होंगे इस दौरे के लिहाज से, जिन सेक्टर्स और जिन बिजनेस लीडर्स की रिपोर्ट हमने आपके जरिए देखी? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये दोनों ही जो देश हैं एशिया के महाशक्ति हैं और आपको पता है कि वो टॉप 5 इकोनॉमी जो पूरी दुनिया की है उसमें ये दोनों ही शामिल हैं। जिस तरह से हमने देखा कि भारत में जापान 5वां सबसे बड़ा निवेशक है। दोनों देशों के बीच में अगर आप बायलैटरल ट्रेड देखें तो 25 अरब डॉलर का है, जिसको और भी ज्यादा बढ़ाने बात हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि 2014 के बाद जब से प्रधानमंत्री मोदी और शिंजो आबे जो हमारे बीच नहीं है, उनके बीच में जो दोस्ती है उसको पूरी दुनिया ने देखा और जी। मोदीनॉमिक्स और जिस आबेनॉमिक्स की बात की जिसमें जापान भारत का एक बहुत ही सशक्त साझेदार बनकर के उभरा है। जब हमारे साथ कोई नहीं खड़ा होता है तो जापान एक सहयोगी के रूप में आज से ही नहीं दशकों पुरानी हमारी जो दोस्ती है उसमें उसमें खड़ा नजर आता है। तो चाहे आप जो ओडीए देखें, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो ऑफिशियल असिस्टेंस है जापान की तरफ से जी। भारत को दिया जाता है। भारत के 11 शहरों में 8 राज्यों में 11 इंडस्ट्रियल जापानीज इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि जापानीज कंपनीज को मदद करती हैं। 1400 से ज्यादा कंपनियां भारत में काम कर रही हैं। 100 भारतीय कंपनियां यहाँ पर जापान में जी। काम कर रही हैं। तो ये दिखाता है कि दोनों देश कितना इंपॉर्टेंट है और बुनियादी ढांचे में जिस तरह से ऑलमोस्ट जीरो इंटरेस्ट रेट पे जापान ने अपना सहयोग दिया है और एक तकनीकी सहयोग के रूप में भी सामने आया है। तो भारत को चाहिए तकनीक, भारत को चाहिए निवेश, तो ये दोनों ही जापान दे रहा है और जापान को चाहिए बाजार और टैलेंट जो कि भारत देगा। ये जो मोदीनॉमिक्स और आबेनॉमिक्स का एक तरह से कॉम्प्लीमेंटेरिटीज है वो आपके आने वाले कुछ सालों में आप अगर आप कहें आने वाले दशक में ये कॉम्प्लीमेंटेरिटीज आपको जमीन पर आती दिखाई देंगे। जिसका आपने जिक्र किया कि आप 7 बार अगर आप गिरते हैं तो 8वीं बार खड़े होइए। ये यही दिखाता है कि जो दोनों देशों की दोस्ती है, जो दोनों देशों के जो संबंध हैं, वो तमाम मुश्किलों के बावजूद भी लगातार वापस आते हैं और वो किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हैं। और जिस तरह से पूरी दुनिया संरक्षणवाद से इस वक्त परेशान है, शायद भारत और जापान एक दूसरे का सहयोग करके जो भरोसे की बात है दोनों देशों के बीच में एक दूसरे को मदद करते हुए नजर आए। क्योंकि हमने उभरते हुए बाजारों की जिक्र किया कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है जापान के लिए और हम जानते हैं कि टैरिफ वॉर से पूरा विश्व जूझ रहा है। ऐसे में दौरा उस लिहाज से कितना अहम हो जाता है। क्वाड की अगर बात करें तो क्वाड का दृष्टिकोण यहाँ से आप किस नए स्तर पर जाते हुए देखते हैं? अजय, देखिए, स्पष्ट तौर पर जब क्वाड के बारे में सवाल किया गया विदेश मंत्रालय से, दोनों ने स्पष्ट तौर पर ये कहा है कि क्वाड को लेकर के चर्चा होगी दोनों ही नेतृत्व के बीच में। और क्वाड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पिलर माना जाता है न केवल भारत और जापान के बीच में बल्कि चारों देश जो क्वाड का हिस्सा है। तो क्वाड में बात होगी, किन मुद्दों पर बात होगी अभी यह तय नहीं हुआ है, लेकिन द्विपक्षीय वार्ता जब भारत और जापान के बीच में होगी तो उसका क्वाड का जिक्र जरूर होगा। और कैसे कैसे आप आगे जाते हुए क्वाड की अहमियत को बनाए रखते हैं इन यूनिलैटरल टैरिफ वॉर के बीच में। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जापान लगातार जापान ही नहीं एशिया और अलग अलग देशों की जो स्थिति है इस टैरिफ वॉर को लेकर के, इसमें जापान पे अंततः 15% का टैरिफ लगाया गया, भारत पे 25% का टैरिफ बढ़ा करके 50% किया गया। इस टैरिफ वॉर के बीच में किस तरह से क्वाड की रेलेवेंस बनी रहती है उस पर जरूर चर्चा होगी। और ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री शिदा को क्वाड जो कि भारत में ही होने वाला है उसके लिए न्योता देंगे। इसमें अमेरिका की क्या भूमिका रहेगी, कैसे रहेगी, वो तो थोड़ा सा उसके लिए हमें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। लेकिन ये तय है। तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि क्वाड एक चर्चा का विषय रहेगा, पर उसके आयाम क्या होंगे वो अभी फिलहाल तय है। जहां तक हमने अलग अलग क्षेत्रों का जिक्र किया, अभी तो आगे इस पर मंथन और होना बाकी है। अजय, हमने आपकी रिपोर्ट्स भी देखी। ऐसे में अगर ऑटोमोबाइल्स की बात की जाए, हमने देखा कि प्रधानमंत्री का जो गुजरात दौरा था जापान जाने से पहले, जहां हमने सबसे बड़ी लिथियम बैटरी की अगर बात की उसके उत्पादन को 100 से ज़्यादा देशों में भेजने की बात की, जिसमें सुजुकी भी वहाँ पर मौजूद था। आपको क्या लगता है कि जिस टिकाऊ परिभाषा के लिए जापानी जाने जाते हैं, द मोस्ट रिलायबल, उस लिहाज से ऑटोमोबाइल्स क्षेत्र के लिए खास तौर पर इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट में दोनों देश एक नई परिभाषा गढ़ते हुए? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो ऑटोमोटिव और खासतौर पर इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी का क्षेत्र है उसमें जो संबंध है दोनों देशों के बीच में वो बहुत ही पुराने हैं। ऑटोमोबाइल आप जानते हैं कि जिस तरह से मारुति सुजुकी का आपने जिक्र किया, तो ये मेरे ख्याल से देश का सबसे पुराना संयुक्त उपक्रम आप कह सकते हैं जिसने सफलता की कई सारी गाथाएं लिखी हैं, कई पड़ाव पार किए हैं। और अब तो
जो प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से कहा कि हम मेक इन इंडिया पर बढ़ावा दे रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग पर बढ़ावा दे रहे हैं, और मैन्युफैक्चरिंग के जरिए हम ये पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं, कम से कम ऑटोमोबाइल सेक्टर में, कि जापान के सहयोग से जो जो प्रोडक्शन हो रहा है भारत में, उसको जापान को वापस एक्सपोर्ट किया जा रहा है। और 100 से ज्यादा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल, 100 से ज्यादा देशों में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया करेगा भारत, वो मेक इन इंडिया की बहुत बड़ी सफलता है। और शायद मेक इन इंडिया की इसी सफलता को अब पूरी दुनिया के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखते हुए नजर आएंगे कि कैसे एक भरोसेमंद सहयोगी के तौर पर जापान ने इस पूरी यात्रा में बहुत ही सहयोग किया है। और आगे जाते हुए जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल का सेगमेंट है, चाहे उसके पार्ट्स का निर्माण हो, या फिर दोनों देशों के बीच में तकनीकी सहयोग हो, संयुक्त उपक्रम लगाना हो, या फिर एक दूसरे के देशों में जो वास्ट टैलेंट पूल है उसका उपयोग करना हो, तो देश काफी इम्पोर्टेंट है इस लिहाज से कि ऑटोमोबाइल एक नई रफ्तार पकड़ने जा रहा है। और ऑटो सेक्टर तो अगर आप छोड़ भी दें तो बुनियादी ढांचे का जिसका सीधा संबंध ऑटोमोबाइल सेक्टर से है, उसमें भी दोनों देशों की जो साझेदारी है, जो सहयोग है, वो कई मील के पत्थर अभी आने वाले दिनों में भी एक तरह से तय करती नजर आएगी, जिसका हम सभी को इंतजार है उन घोषणाओं का जो आज द्विपक्षीय वार्ता के बाद की जाएंगी। और मुझे उम्मीद है कि जो भारत में जापान का निवेश है, वो जितना कमिटमेंट है, ऐसा माना जा रहा है कि उसको डबल या दोगुना करने की जो तैयारी है, वो यहाँ से कुछ न कुछ बड़े मेगा इन्वेस्टमेंट प्लान्स जरूर आपको आते हुए दिखाई देंगे। और इलेक्ट्रिकल व्हीकल, खासतौर पर सेमीकंडक्टर में ऑलरेडी जो जापानीज कंपनीज हैं वो गुजरात में मौजूद है, वो आसाम में मौजूद है, और अभी स्किल डेवलपमेंट के सहयोग कर रही हैं। डिजाइनिंग आप जानती हैं कि भारत में की जाती है सेमीकंडक्टर की, तो आगे जाते हुए ये जो इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी है, जिसमें सेमीकंडक्टर का भी योगदान है, वो काफी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। और ऑटो सेक्टर काफी इंपॉर्टेंट है इन दोनों देशों के। बिल्कुल, बहुत संक्षिप्त में मुझे पता है कि आज आपका बहुत ही पावर पैक्ड और हेक्टिक डे है, लेकिन कहते हैं कि किसी का दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। और प्रधानमंत्री ने गुजरात के दौरे में भी कहा था कि जापानी जब भी कहीं जाते हैं तो अपना खाना ढूंढते हैं, और ऐसा ही गुजराती लोगों के साथ भी है। तो क्या लगता है कि ये फूड पॉलिसी कैसे दोनों देशों को और करीब लेकर आएगी, जिसमें हम मिलेट्स की बात करते हैं, जिसे हम श्री अन्न कहते हैं, कैसे दोनों देशों के लिए एक और सेतु का काम करेगी इस दोस्ती को नए आयाम पर ले जाने के लिए? तो आपने बिल्कुल सही कहा कि किसी भी दौरे का एक तरह से आप कहें कि गंभीर विषयों पर चर्चा होती है, जिस पर काफी बातें होती हैं, लेकिन सॉफ्टर साइड भी होता है जो पीपल टू पीपल कनेक्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। दोनों देशों के बीच अगर आपको याद होगा तो शिंजो आबे साहब को पानीपुरी खिलाई थी और प्रधानमंत्री मोदी ने, उसके बाद पानीपुरी की जो मांग है अचानक से जापान में बढ़ गई। लोगों ने पहली बार जाना कि भारत की पानीपुरी का जो स्वाद है वो कैसा होता है। पहले यहाँ पे केवल करी और नान की बातें होती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि जो नंबर ऑफ रेस्टोरेंट्स हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। भारतीय समुदाय भी करीब 54,000 से ज्यादा है जो कि यहाँ पर रह रहा है, और ये संख्या लगातार बढ़ ही रही है। भारतीय रेस्टोरेंट की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि दिल का रास्ता जो है वो स्वाद से होकर के गुजरता है, और जो भारतीय स्वाद है वो लगातार जापान में बढ़ रहा है। जो यहाँ पे इंटरनेशनल योगा डे होता है, उसमें भारत के आम जो है वो बहुत ही लोकप्रिय हैं, और मैंगो सीजन में तो एक तरह से शॉर्टेज हो जाती है। पहले इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा थे, लेकिन अब ये रेस्ट्रिक्शंस बहुत ही कम हो गए हैं। तो भारत के आम का स्वाद जापान चख चुका है, और उसको एक तरह से कहें तो लत लग चुकी है। भारत की जो कुजीन है वो जापानियों को पसंद आ रहा है। यहाँ के मसाले, यहाँ की जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं वो काफी लोगों को लुभा रहे हैं। और ऑब्वियसली ये एक बहुत ही ग्रेट कनेक्ट है दोनों देशों के बीच में। तो चाहे हम सुशी ट्राई करना चाहें जापान में आके, या फिर जापान वाले डोसा ट्राई करना चाहिए, ये जो एक्सपेरिमेंट है दोनों देशों के बीच में वो लगातार सुशी तो बहुत इंडियनाइज्ड हो गया अजय अब यहाँ पर, और ख़ास तौर पर क्योंकि हमें दोनों देशों की बात की तो जापानियों को वर्कोहॉलिक्स माना जाता है, और जिस तरह से भारतीय प्रधानमंत्री भी बिना रुके अथक प्रयास के साथ लगातार काम करते हैं, तो ये क्वालिटी भी दोनों देशों को जोड़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय। आगे भी अब जब हम स्पेशल ब्रॉडकास्ट में जाएंगे आपसे लगातार चर्चा होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो प्रधानमंत्री के जापान दौरे से जुड़ी बड़ी खबर ये कि प्रधानमंत्री 2 दिवसीय दौरे के लिहाज से टोक्यो पहुंच चुके हैं। आज कई अहम एंगेजमेंट्स हैं, जिसमें बिजनेस लीडर्स के साथ मुलाकात है। इस पर हमारी खास पेशकश आप 10 बजे देख पाएंगे।